हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स 2022 को हम लोग कवर कर रहे हैं और प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था और आज के इस पार्ट में हम लोग जो है आगे के पोर्शन को कवर करते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, प्रीवियस पार्ट को कवर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स 2022 के नाम से आप जा करके क्लिक करके प्रीवियस वीडियो को कवर कर सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगला तथ्य है आपका स्माइल योजना। 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में स्माइल योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, स्माइल योजना को किस मिनिस्ट्री के तहत लॉन्च किया गया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। साथ ही साथ एग्जामिनर कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो स्माइल का जो पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है, वो है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो स्माइल का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। हिंदी में दैट इज आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता। स्माइल योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में संलग्न लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। तो स्माइल योजना किससे संबंधित है? ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में संलग्न लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना, याद रखिएगा। इस योजना के अंतर्गत 2 उप योजनाएं भी शामिल हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना, भीख मांगने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। मंत्रालय ने, कौन से मंत्रालय ने? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इस योजना के लिए वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक की अवधि हेतु 365 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है यह भी याद रखिएगा, 2021 से लेकर के 2026 है। ठीक है, तो 21-22 से 25 से 26, 21 से 25, ठीक है, तो 5 साल का है। स्माइल योजना किससे संबंधित है? तो जो ट्रांसजेंडर और जो भीख मांगने वाले हैं, इनको थोड़ा जो है कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं। और साथ ही स्माइल का जो फुल फॉर्म है इसको ज़रूर याद रखिएगा, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही मंत्रालय कौन सा है? आगे बढ़ते हैं और टाइम पीरियड भी याद रख लीजिएगा, 25 से, यानी 21-22 से 25 से 26। अगला है आपका अटल सुरंग। तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग है। 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इस सुरंग को 10,000 फीट, दैट इज 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है। तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग जो सुरंग है वह है अटल टनल। याद जरूर रखिएगा, 10,000 फीट है, 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर निर्मित है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग। पीसीएस के लिए जरूर याद रखिएगा तथ्यों को भी, यहाँ पर स्टेटमेंट देकर पूछ सकते हैं। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन दैट इज बीआरओ द्वारा किया गया है। अटल सुरंग की जो लंबाई है वह 9.02 किलोमीटर है। यह इम्पॉर्टेंट तथ्य है। लंबाई कितनी है अटल टनल की? तो ये है 9.02 किलोमीटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया है। कहाँ पर है ये अटल टनल? तो लोकेशन भी मालूम होना चाहिए, और रोहतांग में। तो रोहतांग दर्रा आप पढ़ते भी हो। तो अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है। यह पूरे वर्ष हिमालय प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। तो इसके जोड़ को भी याद रखिएगा, किसको किसको ये टनल जो है वो जोड़ती है। तो यह मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है, जो पहले बर्फबारी की वजह से लगभग 6 महीने तक जो है वो अलग थलग रहती थी।
तो याद रखिएगा अटल टनल कहाँ पर है, रोहतांग दर्रे से गुजरती है, साथ ही साथ हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में अवस्थित जो रोहतांग दर्रा है, ठीक है। तो रोहतांग दर्रा आप पढ़ते भी हो, किस प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। साथ ही इसकी जो लंबाई है तो 9.02 किलोमीटर और ऊंचाई जो है वो 10,000 फीट है ही है, यानी 3,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई। और बीआरओ द्वारा जो है इसका यानी सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और किसको किसको जोड़ती है, तो ये है हिमाचल प्रदेश का मनाली को जो है लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। तो ये तथ्य है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को मोदी जी ने किया था। अगला तथ्य अटल टनल से संबंधित कि यह विश्व की पहली टनल है। पूरे विश्व में एक ऐसी पहली टनल है जिसमें 4G कनेक्टिविटी मुहैया करवाई गई है। तो एक स्टेटमेंट पीसीएस में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में अटल टनल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन डाल दे कि यह जो है रोहतांग दर्रे में, ठीक है। इसके बाद दूसरा कथन डाल दे इसकी ऊंचाई लंबाई है ना, ये सब। इसके बाद तीसरे कथन में डाल दे कि यह विश्व की पहली टनल है जिसमें 4G कनेक्टिविटी मुहैया कराई गई। तो इन सब तथ्यों को ध्यान जरूर देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य है कि यह सुरंग सामरिक तौर पर काफ़ी अहम है क्योंकि इसके परिचालन से सड़क मार्ग से मनाली एवं लेह के बीच की जो दूरी है वो 46 किलोमीटर की कमी करेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला तथ्य है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी से। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक, यह भी तथ्य है इंपॉर्टेंट, किससे संबंधित है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, तो 11वीं सदी के महान दार्शनिक, चिंतक एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। किसकी? श्री रामानुजाचार्य की। यह प्रतिमा शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना, तो लोकेशन भी याद जरूर रखिएगा, हैदराबाद में स्थित है। त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में स्थापित किया गया है। कौन सा आश्रम में है, तो आश्रम भी याद रखिए, एग्जामिनर को कोई भरोसा नहीं। आगे बढ़ते हैं। उल्लेखनीय है कि इस प्रतिमा का उद्घाटन 13 दिवसीय श्री रामानुज सहस्त्र शताब्दी समारोह के दौरान किया गया है। यह समारोह श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम का जो है हिस्सा था। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में समता मूर्ति नाम दिया गया है। यह भी तथ्य इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अब इतना अगर मालूम हो गया, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी तो समता हो गया, स्टैच्यू मूर्ति, ठीक है, तो ये आप कर ही ले जाओगे, लेकिन पढ़ लो, ठीक है। समता मूर्ति, इस प्रतिमा की जो ऊंचाई है यह भी इम्पॉर्टेंट तथ्य है। ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 216 फीट की है। यह प्रतिमा 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है जिसे भद्रवेदी नाम दिया गया है। तो जिसके आधार पर इसको बनाया गया है उसका बेस भद्रवेदी नाम है। 54 फीट ऊंचे आधार पर जो है ये प्रतिमा स्थापित की गई है। ऊंचाई कितनी है, यही इम्पॉर्टेंट तथ्य है। ऊंचाई है इसकी 216 फीट। इस प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के श्री चिन्ना जीयर स्वामी ने की थी। उल्लेखनीय है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जिसकी ऊंचाई 216 फीट है, इसके अंतर्गत भद्रवेदी, पद्मपीठम, श्री रामानुजाचार्य प्रतिमा तथा त्रिदंडम शामिल हैं। अगला तथ्य इम्पॉर्टेंट है, यह जो प्रतिमा है वह पंचलोह, पंच धातुओं का संयोजन से निर्मित है। 5 धातुएं कौन सी हैं, तो स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल, एवं जस्ता है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि हाल ही खबरों में रही स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो कि पंच धातुओं से जो है निर्मित की गई है, निम्नलिखित में से उसमें से कौन सी धातु शामिल नहीं है, तो ध्यान दीजिए, स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता शामिल है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के चारों ओर 108 दिव्य देशम दर्ज नक्काशीदार मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। तो चीन स्थित जो कंपनी है एरोसन कॉरपोरेशन ने लगभग 1600 टुकड़ों में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण कर इसे भारत भेज दिया था। तो चीनियों ने निर्माण किया था। चलिए, भारत में इन टुकड़ों को
फिर असेंबल करके यह पूरी तरह तैयार किया गया। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा के रूप में है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है बैठी हुई मुद्रा में। तो पहली कौन सी है? पहली जो है वो थाईलैंड में स्थित है, जिसका नाम है ग्रेट बुद्धा। तो दूसरी जो हो जाएगी वह अपने प्यारे भारत में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, जिसकी जो ऊंचाई है वह जो है 216 फीट है। जो नंबर 1 है सबसे ऊंची थाईलैंड में, वो है ग्रेट बुद्धा, जिसको 302 फीट बताया जा रहा है। थोड़ा अगला तथ्य एक और है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ से संबंधित। तो वर्तमान में राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान शिव की एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ किससे संबंधित है, तो यह भगवान शिव से संबंधित है, याद रखिएगा। तो यह राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान शिव की 351 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। कितना फीट ऊंचा? 351 फीट। इसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ नाम दिया गया है। यह विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। याद रखिएगा दोस्तों कि पूरे विश्व में भगवान शिव की जो सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा, वो नाम है उसका स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। कहाँ? तो राजस्थान की नाथद्वारा में। कितना ऊंचाई होगी? 351 फीट ऊंचे होंगे भगवान शंकर। आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य ये भी स्टैच्यू ऑफ से ही संबंधित है, दैट इज पीस। तो स्टैच्यू ऑफ पीस 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। यह जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। तो स्टैच्यू ऑफ पीस किससे संबंधित है? याद रखिएगा, ये है श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी, जो कि जैन आचार्य। विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 191वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस प्रतिमा की जो ऊंचाई होगी वह 151 इंच होगी। यह प्रतिमा अष्टधातुओं से निर्मित है, जिसमें तांबा मुख्य घटक है। यह प्रतिमा पाली राजस्थान जैतपुरा में स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित है। विजय वल्लभ महाराज ने जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए निस्वार्थ भाव से भगवान महावीर की संदेश की प्रसार का कार्य किया था। तो इसको जो है स्टैटिक पोर्शन हिस्ट्री से भी रिलेट करके पूछ सकते हैं कि विजय वल्लभ महाराज निम्नलिखित में से किससे संबंधित रहे। तो जो ऑप्शन आपको दिखोगा जैन संत से, उसी को लगा देना है। एग्जामिनर कोई भरोसा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो तथ्य है दोस्तों वो है कानपुर मेट्रो शुभारंभ। 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो के प्रथम गलियारे के प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया है। कानपुर मेट्रो के इस खंड में IIT कानपुर से मोती झील तक मेट्रो रेल का परिचालन किया जाएगा। तो इसका जो लोकेशन है कहाँ से कहाँ तक, याद जरूर रखिएगा, ये है कानपुर से मोती झील तक। ठीक है, तो IIT कानपुर से स्टार्ट किया जाएगा और मोती झील तक। यह खंड 9 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 9 मेट्रो स्टेशन बनेंगे। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की कुल जो लंबाई है वह 32.4 किलोमीटर है, जिसमें 13 किलोमीटर लंबा रास्ता अंडरग्राउंड होगा, भूमिगत होगा। इस परियोजना को 2 गलियारों में विभाजित किया गया है। पहला गलियारा है IIT कानपुर से नौबस्ता तक और दूसरा होगा चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा 8 तक। कानपुर मेट्रो परियोजना की जो पूर्ण होने की समय सीमा बताई जा रही है वह 5 वर्ष यानी 2024। ठीक है, तो आप जानते हैं योजनाएं जो होती हैं कहीं न कहीं वो इलेक्शन से संबंधित होती हैं, तो थोड़ा इस तरह दिमाग में रख लीजिए, याद रहेगा कि हाँ 2024 तक बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इस परियोजना के लिए एक नोडल एजेंसी है। प्राथमिक खंड दैट इज IIT कानपुर से मोती झील के सभी 9 मेट्रो स्टेशनों को हरित भवन परिषद दैट इज ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की प्लेटिनम रेटिंग से प्रमाणित किया गया है। बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर, दैट इज बीना पनकी बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना। 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
बीना, तो बीना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और पनकी है अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में। बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। तो एग्जामिनर टर्म से भी खेलता है, याद रखिएगा। एग्जामिनर पूछ सकता है पीसीएस में कि बीना पनकी बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ये कहाँ से कहाँ तक जुड़ेगी, याद रखिएगा। बीना मध्य प्रदेश और पनकी है उत्तर प्रदेश। इस पाइपलाइन का जो संचालन है वह बीपीसीएल द्वारा किया जाएगा। यह पाइपलाइन मध्य प्रदेश स्थित बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर उत्तर प्रदेश के पनकी स्थित पीओएल दैट इज पेट्रोलियम ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट टर्मिनल तक विस्तृत है। कितना इसका? तो 356 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन उत्तर प्रदेश में। तो ये जो 356 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन होगी, इसमें 283 किलोमीटर तो वह उत्तर प्रदेश में और बाकी बचेगा 73 किलोमीटर यह मध्य प्रदेश में विस्तार है। तो इसकी जो क्षमता होगी वह लगभग 3.45 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। इस पाइपलाइन का जो व्यास होगा वह 18 इंच का है। इस परियोजना की कुल जो लागत है वह 1524 करोड़ रुपए। तो इसमें जिसमें कि उत्तर प्रदेश में 1227 रुपये करोड़ की खर्च योजना होगी और 297 करोड़ जो है वो एमपी। भाई लंबाई भी तो ज़्यादा ही है, उत्तर प्रदेश में 283 किलोमीटर और 73 एमपी में है। तो लागत याद रख लो कितनी कहाँ घटित है, उसको गोली मार दो। लागत भी नहीं ज़रूरी है इतना पूछते, लेकिन किसकी जो लंबाई है इसको ज़रूर याद रखिएगा, और साथ ही उत्तर प्रदेश और एमपी की। और इसकी जो क्षमता है यह भी इम्पॉर्टेंट है, 3.45 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता बताई जा रही है। अगला तथ्य है कि यह जो परियोजना है कौन सी? बीना पनकी, बीना एमपी पनकी यूपी। ठीक है, तो यह परियोजना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 5 जिलों को आच्छादित करेगी। बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, लोकेशन जरूर याद रखिए जिनको जिनको ये आच्छादित करेगी। तो यह है ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात एवं कानपुर नगर। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बीना पनकी बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना उत्तर प्रदेश में किन जिलों को आच्छादित नहीं करेगी? तो उसमें जो जिला होगा इनमें से कोई जो होगा नहीं होगा उसको आप एलिमिनेट कर देंगे। तो याद रख लीजिए, जैसा भी हो अपने दिमाग में रख लीजिए, ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात एवं कानपुर नगर। टोटल जो जिले हैं 5 जिले हैं, जबकि मध्य प्रदेश के केवल और केवल 2 ही जिले होंगे। क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में पढ़ के आ रहे हो, टोटल जो विस्तार रहा है इसका 356 रहा है। 356 में 283 जो विस्तार होगा यूपी में, और जो बचेगा आपका 336, ठीक है, तो लगभग 73 हो जाएगा। 73 किलोमीटर जो है एमपी में। तो एमपी के 2 ही जिले को यह कवर करेगा, एक तो सागर है, दूसरा है टीकमगढ़। और यूपी के जो 5 जिले हैं ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात और कानपुर नगर। तो कानपुर के 2 ही हो गए, ये एक नगर हो गया, दूसरा देहात, और एक ललितपुर, उसके अगल बगल सब लगे हैं, झांसी, जालौन। इनको याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। इस पाइपलाइन के माध्यम से बीना रिफाइनरी से उत्पादों की सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित निकासी सुनिश्चित होगी। इस पाइपलाइन के माध्यम से बीना से पनकी तक उत्पादों की जो ढुलाई है वह कार्बन उत्सर्जन में लगभग 68% की कटौती भी करेगी। बढ़ते हैं आगे। दैट इज स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट, अति महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। 27 दिसंबर 2021 को याद रखिए, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट किसके द्वारा जो है ये जारी किया जाता है? वो है नीति आयोग। तो 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट का 4था संस्करण जारी किया गया है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के परामर्श से नीति आयोग द्वारा विकसित की गई है। तो किसका सहयोग है? विश्व बैंक की तकनीकी सहयोग, ठीक है। तो विश्व बैंक प्लस ये केंद्रीय जो हेल्थ मिनिस्ट्री है। आगे बढ़ते हैं।
इस रिपोर्ट में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में उनके वृद्धिमान परिवर्तन दैट इज वर्ष दर वर्ष प्रगति तथा समग्र प्रदर्शन वर्तमान के आधार पर रैंक प्रदान की गई है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो याद रखना है कि जो स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट है जारी कौन करता है, नीति आयोग, और सहयोगी हैं इसके केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय प्लस विश्व बैंक। जारी कौन करता है, नीति आयोग। इतना याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित तथ्यों को कवर करते हैं। इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, अच्छे से कवर कीजिएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2018-19 तथा संदर्भ वर्ष 2019-20 रखा गया है, जो कि कोविड-19 से पूर्व की स्थिति को समाहित करता है। तो इसका जो संदर्भ है रिपोर्ट का वो है 18-19 और 19-20। यह स्वास्थ्य सूचकांक 24 संकेतकों पर आधारित है। तो इंडिकेटर कितने हैं, 24। संदर्भ वर्ष 2019-20 के लिए, संदर्भ वर्ष यानी 19-20 के लिए बड़े राज्यों में, अब यहाँ से आपका जो तथ्य है वह निकल के आ रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, कि स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, इसमें समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से 3 जो शीर्ष राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 केरल है, दूसरे पर तमिलनाडु है और तीसरे पर तेलंगाना है। तो तीनों के तीनों जो स्टेट हैं याद रखिएगा, साउथ साइड से हैं केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से केरल को लगातार चौथी बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो चौथी बार भाई, चौथा संस्करण है, यानी जब से रिपोर्ट जारी की जा रही है तभी से यह टॉप पर बना हुआ है केरल। तो टॉप 3 कौन से हैं, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, किसमें, समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से। अगला है कि वर्ष 2019-20 में समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से बड़े राज्यों में अंतिम स्थान पर, तो खासकर उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट ज़रूर याद रखिएगा कि जो समग्र यानी स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, 1, 2 या 18 या उनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, रैंक है 19। जबकि बिहार पीसीएस वाले भी ध्यान दें कि इनका जो स्थान है वह उत्तर प्रदेश से 1 अंक जो है वो स्थान जो है वो बेटर है, 18वें नंबर पर। यूपी का जो स्थान है वह निचले पायदान, यानी यूपी जो है नीचे से टॉप किया है ना, तो अंतिम स्थान पर है। किसमें, समग्र प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, तो समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से ध्यान देना है। अब बात आती है अगला जो मापक, दैट इज बड़े राज्यों की श्रेणी में। तो बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन की दृष्टि से क्रमशः शीर्ष 3 राज्य हैं। तो भाई समग्र प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है, 19वें नंबर पर। लेकिन बड़े राज्यों में वार्षिक जो वृद्धिशील प्रदर्शन है ना, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, यूपी जो है वो नंबर 1 हो गया है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। समग्र प्रदर्शन पूछा जाता है तो अंतिम पायदान पर ले जाना है, यदि वहीं पर वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में पूछा जाता है तो इसको शीर्ष पर लेके आना है। तो यह जो रिपोर्ट है एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, तो दोस्तों ध्यान देना है। तो आपने जो पढ़ा स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। सहयोग जो लेता है वो आपका विश्व बैंक प्लस जो केंद्रीय हेल्थ मिनिस्ट्री है। और इसके साथ ही समग्र प्रदर्शन सूचकांक में, यानी जो समग्र प्रदर्शन जो लिस्ट है उसमें उसकी दृष्टि से देखेंगे तो टॉप पर जो है केरल, जो कि लगातार शुरू से ही बना हुआ है टॉप पर, और दूसरे पर जो है तमिलनाडु का नंबर है, और इसके बाद नीचे का वही स्टेट है टीसी, वो भी है, दैट इज तेलंगाना। याद रखिएगा ये समग्र में जो है समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से टॉप करने वाले हैं। यूपी का नंबर देखोगे तो सबसे निचले पायदान 19 नंबर पर है, बिहार का देखोगे तो 18वें नंबर पर है, और वहीं पर जो वार्षिक वृद्धि प्रदर्शन में देखोगे
तो भाई समग्र प्रदर्शन में तो यूपी निचले पायदान पर है, लेकिन वहीं पर वार्षिक जो वृद्धिशील प्रदर्शन है उसमें यूपी टॉप कर जाता है। दूसरे पर जो है वो असम आ जाता है और तीसरे पर यानी जो समग्र प्रदर्शन में तेलंगाना है और वार्षिक वृद्धि में भी तीसरे नंबर पर तेलंगाना है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद जरूर रखिएगा। बाकी यहाँ पर वही समराइज बे में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य है हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं। 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,581 करोड़ रुपए की लागत की जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शन होने वाला है, तो आप लगा सकते हैं कि परियोजनाएं स्टार्ट हो गई हैं। कोई भी सरकार हो सभी ऐसे ही करते हैं। इसे याद रहेगा आपको कि कब स्टार्टिंग की गई है, मान लो कभी पूछ लें तो इसे माइंड में आ जाएगा। अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी वो परियोजनाएं हैं याद जरूर रखिएगा। लोकेशन भी पूछ सकता है। रेणुका जी बांध परियोजना, लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना, सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना और सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। तो इन 5 परियोजनाओं को नाम जरूर याद रखिए। लोकेशन पूछ सकता है, ठीक है, कौन सी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो आइए एक एक करके यहाँ पर देखते हैं इन परियोजनाओं को। रेणुका जी बांध परियोजना सिरमौर जिले में स्थित है। इस बांध परियोजना को गिरी नदी पर बनाया जा रहा है। गिरी यमुना की सहायक नदी है, तो जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। इस परियोजना की जो क्षमता है वह 40 मेगावाट की होगी। यह परियोजना दिल्ली के लिए अत्यधिक लाभदायक साबित होगी और उसे प्रतिवर्ष लगभग 500 मिलियन क्यूबिक मीटर जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। रेणुका जी बांध के भंडारित जल का उपयोग हथिनी कुंड बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा किया जाएगा, जबकि वजीराबाद बैराज के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को और ओखला बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को जल प्राप्त होगा। तो ये जो बताए गए हैं वजीराबाद बैराज है ना, वहाँ एग्जाम में पूछ ले कि इससे लाभान्वित होने वाले प्रदेश कौन से होंगे, तो ये अपने याद रख लो, यहाँ पर देख लो एक सरसरी निगाह से। उल्लेखनीय है कि रेणुका जी बांध परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 11 जनवरी 2019 को जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार एवं 6 राज्यों संघ शासित क्षेत्रों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। ज्ञातव्य है कि 2008 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। अगला तथ्य है उन 5 परियोजनाओं में आपने पहला कवर कर लिया, दैट इज रेणुका जी। दूसरा आता है लोहरी चरण 1। लोहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना, यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिले में स्थित है। तो याद रखिए उन 5 में आपने जो रेणुका जी रहा बांध परियोजना, ठीक है, और ये जल विद्युत परियोजनाएं, तो कंफ्यूज नहीं होना, 5 के 5 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। डैम होगा तो विद्युत ही हो। चलिए, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिले में स्थित है। इस परियोजना को सतलुज नदी पर बनाया जा रहा है। तो लोहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना किस नदी पर, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, दैट इज सतलुज नदी पर। इसकी जो क्षमता होगी वह 210 मेगावाट की होगी और इस योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 758.20 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा। इसके साथ ही पर्यावरण से 6.1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन में कमी आएगी। तो यह यूपीपीसीएस के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जो परियोजनाएं हैं इनका जो लोकेशन नदी है इसको ज़रूर याद रखिए। बाकी उत्तराखंड के लिए स्पेशल हो सकता है, यूपीपीसीएस के लिए तो नहीं, बस लोकेशन याद रखिए नदी। अगला है धौला सिद्ध परियोजना। यह परियोजना हमीरपुर और कांगड़ा जिले में स्थित है। इसे ब्यास नदी पर, तो धौला सिद्ध जो परियोजना है किस नदी पर, ब्यास नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी जो क्षमता है वह 66 मेगावाट की है। तो ये उत्तराखंड वाले हिमाचल वाले इसको अपना याद रखे सकते हैं।
बाकी यूपीपीसीएस के लिए परियोजना किस नदी पर, लोकेशन याद रखिए ब्यास नदी पर। इससे प्रतिवर्ष 304 मिलियन यूनिट विद्युत जो है वो उत्पादित होगी। आगे बढ़ते हैं। अगली है तीसरी, दैट इज सांवड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। तो ये हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है और इसे किस नदी पर, इम्पॉर्टेंट है, दैट इज पब्बर नदी पर, जो कि यमुना की सहायक नदी है, इस पर बनाया गया है। तो सांवड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर, यमुना की सहायक नदी पब्बर नदी पर। इसकी जो क्षमता है वह 111 मेगावाट की होगी और इससे प्रतिवर्ष 346 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन भी होगा। तो याद रखिए लोकेशन नदी वाला, दैट इज सांवड़ा कुड्डू किस पर है, यमुना की सहायक नदी पब्बर। अगली है सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। यह परियोजना शिमला और मंडी जिले में स्थित है। यह परियोजना किस नदी पर, सतलुज नदी पर स्थित है। क्षमता है 382 मेगावाट की और लगभग इससे 1382 मिलियन टन यूनिट विद्युत का उत्पादन बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सुशासन सूचकांक 2021-22, अति महत्वपूर्ण तथ्य। 25 दिसंबर, जैसा कि आप जानते हैं हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी दिन यानी 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। तो याद रखिए सुशासन सूचकांक कौन सा मंत्रालय जारी किया है, तो यह केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। यह सूचकांक का दूसरा संस्करण है। इस सूचकांक को पहली बार वर्ष 2019 में जारी किया गया था। इस सूचकांक में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को चार श्रेणियों में जो है वो विभाजित किया जाता है, जिसमें कि राज्य समूह ए, अन्य राज्य समूह बी, उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में वर्गीकृत किया जाता है। सुशासन सूचकांक 2020-21 में जम्मू कश्मीर, जो कि वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र बना हुआ है 31 अक्टूबर 2019 से, और इसको पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो याद रखिए सुशासन सूचकांक 2020-21 में जो जारी है, पूर्वोत्तर राज्य की श्रेणी, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य की श्रेणी में टॉप करने वाला शीर्ष पर जो राज्य है वो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 के तहत 10 प्रशासनिक क्षेत्रों में विस्तृत 58 संकेतों के आधार पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की स्कोर एवं रैंक की गणना की गई है। संयुक्त रैंकिंग समूह ए के राज्यों में गुजरात ने टॉप किया है, वहीं पर समूह बी के राज्यों में मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश टॉप किया है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष स्थान पर रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि अभी जो आपको जम्मू कश्मीर दे के उसमें क्या है बेसिकली कि जो जम्मू कश्मीर है आपका एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है 31 अक्टूबर 2019 से, तो इसको केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। इसको जो शामिल किया गया है इस सूचकांक में वो पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में शामिल किया गया है। वही बात यहाँ पर थोड़ा बताई गई है ना इसकी उसमें। हाँ, सूचकांक में जो है ये संघ शासित जो प्रदेश है आपका जम्मू कश्मीर, इसको पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा। और इस सूचकांक के अनुसार आपको पढ़ना है कि बड़े राज्यों में जो टॉप करने वाला है वह गुजरात है समूह ए की श्रेणी में, और समूह बी में एमपी है। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश, जबकि केंद्र शासित में दिल्ली। इतना ही तथ्य बहुत ज़रूरी है। और आगे जो दिया है ये 10 क्षेत्र जो कि निम्नवत हैं, यानी इसका जो बेस होता है, इसका आधार होता है तैयार करने का सूचकांक। इसमें जो शामिल है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र देखे जाते हैं, वाणिज्य उद्योग को शामिल किया जाता है, मानव विकास संसाधन विकास है, इन सबको सम्मिलित किया जाता है और इसी के आधार पर जो है ये सूचकांकों को जारी किया जाता है।
इसमें जो आपको ध्यान देना है वो है संयुक्त रैंकिंग में जो है समूह बी के कुल 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश का, तो यूपी पीसीएस के लिए यह इम्पॉर्टेंट तथ्य है। दैट इज संयुक्त रैंकिंग में समूह बी के कुल 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। यानी आपने देखा 4 कैटेगरी। नंबर 1 समूह ए, तो समूह ए में टॉप जिसने किया है वो है गुजरात। कौन है? गुजरात। समूह बी में टॉप करने वाला जो रहा है वह मध्य प्रदेश एमपी रहा है। तो इसी समूह बी की श्रेणी में यूपी को शामिल किया गया है और यूपी का स्थान जो है वो 5वां है। तीसरा आपने देखा जो कैटेगरी रही दैट इज पूर्वोत्तर जो पहाड़ी राज्यों में, जिसमें कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो जो पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें जो टॉप करने वाला है वो हिमाचल प्रदेश है। और चौथी बात जो ध्यान देना है वो केंद्र शासित प्रदेशों में, तो वह दिल्ली ने टॉप किया। दैट्स इट, इतना इम्पॉर्टेंट तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य है महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि, है ना। तो मीडिया वालों के लिए काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है ऐसे, तो काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है। आइए देखते हैं। 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में संशोधन को मंजूरी दी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कभी कभी एक्ट के ईयर भी पूछता है, तो याद रखिए बाल विवाह रोकथाम अधिनियम कब का है? वर्ष 2006 का। इसमें जो है वो संशोधन की जो है बात की गई है। कब का है एक्ट? 2006 का। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में 3 वर्षों की वृद्धि करना है। यानी जो न्यूनतम आयु है महिलाओं की 18 वर्ष से बढ़ा करके अब 21 की बात की गई है। संसद से इस संशोधन के पारित हो जाने के बाद भारत में महिलाओं और पुरुषों की विवाह की जो न्यूनतम आयु होगी वह एक समान कर दी गई है। यानी लड़की की जो उम्र होती थी पहले वो 18 और लड़के की 21, अब लड़कियों को भी जो है वो 21 में शामिल कर दिया गया है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में बाल विवाह रोकथाम संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया, लेकिन विधेयक के प्रावधानों पर सहमति न बन पाने के कारण उसे अस्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। तो याद रखिए एक्ट किसमें संशोधन की बात की गई है? 2006 में। उम्र सीमा जो है 18 से 21 की बात की जा रही है महिलाओं के लिए। अगला तथ्य है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। तो 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है। कहाँ से दोस्तों? 11 दिसंबर 2021 को। और सरयू नहर, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जो उद्घाटन किया गया है सरयू नहर का, सरयू जो है अयोध्या बेसिकली है, ठीक है, तो बेसिकली अयोध्या, तो याद रखिए, वरना अयोध्या भी आपको दे दिए, मान लो पूछ ले बाई चांस कि उद्घाटन कहाँ से किया है मोदी जी ने, अयोध्या बलरामपुर, तो आप अयोध्या लगा दोगे फट से, तो याद रखिए बलरामपुर से इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश में मानसून के दौरान घाघरा नदी के अधिशेष जल सरप्लस वाटर का जो सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिए इस परियोजना को डिज़ाइन किया गया है। यानी जो सरप्लस वाटर होता है घाघरा नदी, ठीक है, घाघरा नदी, भाई जो अयोध्या में जाकर यही जो घाघरा नदी वो सरयू के नाम से जानी जाती है, ठीक है, तो घाघरा नदी जो है ये जो अधिशेष जल है उसकी यूज़ के लिए जो है बताई जा रही इस परियोजना को डिज़ाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र के जल संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करना है। इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वह ये है कि इस परियोजना के तहत 5 नदियों दैट इज घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा एवं रोहिणी को आपस में जोड़ा गया है। तो याद रखिए सरयू नहर कौन सी परियोजना है? सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के तहत जो इंटरलिंक किया गया है नदियाँ, 5 नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं दोस्त?
तो एक है घाघरा, दूसरी है सरयू, तीसरी राप्ती, फिर बाणगंगा और रोहिणी। याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट फैक्ट। यह परियोजना 3 चरणों दैट इज चरण 1, चरण 2 और चरण 3 में कार्यान्वित की गई है। वर्ष 2012 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। अगला तथ्य है, यह परियोजना यानी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 14.04 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिले, इम्पॉर्टेंट फैक्ट, यूपी एग्ज़ाम के लिए जैसे कि पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, इन सब के लिए बहुत ही ज़रूरी तथ्य है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के तहत आपने देखा 5 नदियां इंटरलिंक की जाएंगी आपस में। इसके बाद 9 जिले हैं जो इससे लाभान्वित होने वाले हैं। वह कौन कौन से होंगे? तो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर एवं महाराजगंज। तो इन 9 जिलों को याद रखिए, साथ ही साथ उन 5 नदियों को भी जिनको आपस में इंटरलिंक किया जाएगा। कौन कौन सी दोस्तों नदियाँ रही हैं? नदियाँ रही हैं 5 में घाघरा, फिर जाके ये सरयू, तो सरयू है, माफ़ कीजिएगा सरयू, फिर राप्ती रही है। राप्ती के बाद जो रही है 3 ये हो गई, 2 और बस्ती है। एक तो रही है बाणगंगा, और फिर इसके बाद हिड़ी दैट इज रोहिणी। ठीक है, ये रोहिणी 5 नदियां हैं आपस में इंटरलिंक होंगी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजनाओं के तहत। और साथ ही साथ ये जिले हैं बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज। दैट्स इट। साथ ही और देख लेते हैं, थोड़ा बॉक्सेस में दिए हैं। महोबा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संकट समाधान के लिए महोबा, है ना, महोबा रीजन में जल संकट रहता ही है, तो यहाँ पर क्या है, जल संकट समाधान के लिए जो है वो विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है मोदी जी ने। और यह परियोजनाएं हैं कौन कौन सी? तो अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बियर परियोजना, भावोनी बांध परियोजना, मांझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना। ये जो परियोजनाएं हैं वह महोबा में जल संकट समाधान से संबंधित परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं से जो संबंधित डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर सिंचाई जो है वो संभव होगी, महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर की लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव होगी। इन परियोजनाओं से इन क्षेत्रों में पेयजल भी उपलब्ध होगा। आगे देखते हैं, आगे है झांसी में उद्घाटित परियोजनाएं। तो महोबा वाली हो गई, अब झांसी में देख लो। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में 600 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का उद्घाटन किया है। तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? झांसी में। इसका निर्माण 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। तो लागत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी क्षमता, साथ ही साथ इसका लोकेशन झांसी। इससे सस्ती विद्युत एवं ग्रिड स्थिरता जैसे दोहरे लाभ प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री ने झांसी में ही अटल एकता पार्क का उद्घाटन भी किया है। तो उत्तर प्रदेश में अटल एकता पार्क कहां पर? झांसी में। इसका नामकरण भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया है। यह पार्क 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को प्रख्यात शिल्पकार राम सुतार, याद रखिए, शिल्पकार भी कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। तो अटल एकता पार्क में जो इनकी प्रतिमा है, इसके जो शिल्पकार हैं वो है राम सुतार। आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स तथ्य की ओर, दैट इज इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022। 9 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। यह इस रिपोर्ट का 9वां संस्करण है।
इस रिपोर्ट को 28 राज्यों एवं 8 संघ शासित प्रदेशों के 3 लाख से अधिक छात्रों एवं 150 से अधिक नियोक्ताओं के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट को 2 पृथक गतिविधियों दैट इज व्हीवाक्स राष्ट्रीय नियोजनीयता परीक्षण दैट इज व्हीवाक्स नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट एवं इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे का सम्मेलन है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 व्हीवाक्स पीपल स्ट्रांग तथा भारतीय उद्योग परिसंघ की एक संयुक्त पहल है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और MSD सनस्टोन एड्यूसिटी और ASP केरल तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा भी सहयोग किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार समग्र नियोजनीयता में वृद्धि दर्ज जो की गई है, तो याद रखिएगा इस रिपोर्ट के अनुसार समग्र नियोजनीयता यानी ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी में जो है ये वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के 45.97% से बढ़कर वर्ष 2022 में 46.2% के स्तर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा तथा बीमा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं IT, फार्मा तथा इंटरनेट बिजनेस क्षेत्र की सर्वाधिक नियोजन करने वाले क्षेत्र जो है वो शीर्ष पर रहे हैं। तो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के अनुसार आपको यहाँ पर जो ध्यान देना है वो टॉप 2-3 याद रख लीजिए, बहुत है। टॉप करने वाला जो है वो महाराष्ट्र को टॉप बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश खासकर UP PCS के लिए। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के अनुसार हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह दूसरे नंबर पर है, पहले पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर केरल है। वहीं पर स्टेट आपने महाराष्ट्र को देखा, UP दूसरे नंबर पर रहा है। अगर शहरों को पूछा जाता है तो टॉप पर रहा है पुणे और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा है। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल याद रखना लखनऊ शहरों में। वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कार्य सहभागिता में 67% पुरुषों एवं 33% महिलाओं का योगदान रहा है। वर्ष 2020 में महिलाओं की जो नियोजनीयता रही है वो 47% और 2021 में 41। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप टॉप करने वाले जो स्टेट हैं उनको याद रखिए। महाराष्ट्र नंबर 1 पर, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। शहरों में देखोगे तो महाराष्ट्र टॉप पर ही है, तो उसी का शहर पुणे ले लेना, और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर, उसका शहर आप लखनऊ ले लेना। और साथ ही साथ इंडिया स्किल्स रिपोर्ट जो जारी करने वाला जो है वह किसके किसी, तो 9वां संस्करण है। जारी कौन करता है तो याद रखिएगा इसमें जो शामिल है, इसमें रिपोर्ट जो तैयार की गई 28 राज्य प्लस 8 संघ शासित क्षेत्र हैं, और इसको जो तैयार किया गया है रिपोर्ट को वो व्हीवाक्स पीपल स्ट्रांग तथा भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा, ठीक है, जिसमें कि इसको सहयोगी जो रहे हैं UNDP प्लस AICTE, ये सब ध्यान देना है। यहाँ पर जो आपसे अक्सर पूछ लिया जाएगा वो आपको स्टेट और शहर याद रखिएगा। स्टेट महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर, शहर पुणे, लखनऊ दूसरे नंबर। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं।